तो जी बगैर टाइम ज़ाया किए हुए स्टार्ट करते हैं पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़े का क्या प्रोसेस है। यहाँ पे एक बेसिक सी बात मैं क्लियर कर दूँ, वो लोग जो थाईलैंड के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, अब थाईलैंड के अंदर जो पुर्तगाल की एम्बेसी है उससे आपने अप्लाई करना है पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा। उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि जी थाईलैंड के अंदर आप मिनिमम 19 डेज यानी कि 3 मंथ तक आप लीगल रहो थाईलैंड के अंदर। आपके पास किसी किस्म का लीगल वीज़ा हो जिसके ऊपर आप थाईलैंड के अंदर मौजूद है, आपके पास कोई वर्क परमिट है, कोई 1 साल का वीज़ा है जिसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इनलीगल हो थाईलैंड के अंदर, चाहे 1 साल स्टे कर लिया है, वो बंदा अप्लाई नहीं कर सकता, आप एलिजिबल नहीं हो अप्लाई करने के लिए। और अगर आप 3 मंथ से ज़्यादा का टाइम गुजार लेते हो, 90 डेज से ज़्यादा का टाइम गुजार लेते हो थाईलैंड के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हो ये वीज़ा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, वो लोग जो मलेशिया के अंदर मौजूद है उन्होंने, या किसी और कंट्री के अंदर मौजूद है, अब उन्होंने अप्लाई करना है पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा थाईलैंड से। तो यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं, सबसे पहला और बेसिक डॉक्यूमेंट है आईईएफपी का डॉक्यूमेंट। ये वीडियो जो मैंने बनाई थी इसके अंदर ऑलरेडी मैंने कंफर्म कर दिया था कि आपने आईईएफपी का डॉक्यूमेंट किस तरह लेना है। इस वीडियो का लिंक ऑलरेडी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया हुआ है, आप वहाँ से देख भी सकते हो। अब यहाँ पे मैं एक बड़ी पॉइंट की बात बता दूँ, ये जो आईईएफपी का डॉक्यूमेंट है ना, इसके ऊपर 70-80% यूट्यूबर्स ने बताया जी आईईएफपी का डॉक्यूमेंट किस तरह लेना है, और थंबनेल और जो टाइटल होता है वीडियो का उसके ऊपर उन्होंने बताया हुआ है कि जी पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा आप 2 घंटे में हासिल करें, 1 घंटे में हासिल करें, 1 दिन में हासिल करें। तो एक तो यूट्यूबर ने लिखा हुआ था मैं सबको लेके दूंगी, अब ये 2 घंटे में हासिल करें मैं सबको लेके दूंगी। भाई किस तरह लेके देंगी इस डॉक्यूमेंट, ये जो आईईएफपी का बेसिक डॉक्यूमेंट है ना, इस डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर आप पुर्तगाल में एंट्री नहीं दे सकते। यहाँ ये कोई वीज़ा नहीं है कि पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा, ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसकी बिना के ऊपर आपने अप्लाई करना है पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा। अब बात आती है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो कि मेरा कज़न लेके गया था। अब सबसे पहले है वैलिड पासपोर्ट। आप पासपोर्ट देखिएगा 1 साल या उससे ज़्यादा की मियाद होनी चाहिए आपके पासपोर्ट की। और दूसरा फोटोग्राफ आपके जो रिसेंटली 6 मंथ से ज़्यादा ओल्ड ना हो, फोटोग्राफ आपके जो पासपोर्ट साइज़ के या वीज़े के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप कह सकते हो कि मैंने वीज़े के लिए इस्तेमाल करने हैं, किसी भी दुकान से जाके अपने फ़ोटो ले सकते हो, और 2 फ़ोटो वो लेंगे, बाकी आप वैसे 4-5 ले जाइएगा, ज़रूरत के तहत वो सिर्फ 2 लेंगे। उसके बाद है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो कि फिल हुआ होगा ऑलरेडी और उसके ऊपर सिग्नेचर भी किए होंगे। उसके बाद ट्रैवल आइटनरी, और यहाँ उसको कह देते हो कि ट्रैवल प्लान है, जो आपका आइटनरी है यहाँ ट्रैवल प्लान है वो लेके जाइएगा। कवर लेटर लेके जाइएगा। होटल बुकिंग, वो उसके अंदर होटल बुकिंग आपने बता देना कि मैं अगर वहाँ पे 3 मंथ रहता हूँ या 2 मंथ रहता हूँ तो मैं किन किन होटल या किन किन हॉस्टल में रहूँगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप होटल में रह रहे हो या हॉस्टल में रह रहे हो, ये क्योंकि आपने कौन सा विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद आ जाती है फ़्लाइट टिकट। फ़्लाइट टिकट आपने दोनों साइड की देनी है कि मैं जा रहा हूँ कैसे, और वापस कब आ रहा हूँ, किस तरीक को जा रहा हूँ, किस तरीक से वापस आ रहा हूँ। इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा कि आपके ट्रैवल प्लान के अंदर या फिर आपके जो कवर लेटर के अंदर जो आपने चीज़ें मेंशन करनी है कि किस होटल पे जा रहे हो और किस एयरपोर्ट को इस्तेमाल कर रहे हो, ये दोनों का आपस में मैचिंग होनी चाहिए। ये ना हो कि वो आगे पीछे हो जिसकी वजह से बंदा समझता हो कि यार ये बंदा कैसे जा रहा है और कैसे वापस आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। एक लीव लेटर होगा या छुट्टी लेटर होगा जिसके अंदर ये परमिशन होगी कि ये हमारे पास बंदा काम करता है या हमारे पास ये स्टडी करता है, यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी हो जाती है या फिर आपकी कंपनी हो जाती है, दोनों में से कोई भी। वो आपको एक लेटर इशू करेंगे, वो कहेंगे कि हाँ जी ये बंदा हमारे पास है, ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहा है, हम इसको परमिशन देते हैं कि ये पुर्तगाल में जाके जॉब सर्च कर सकता है। इस तरीके से लेके इस तरीके तक, यानी कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना जितना आपका ट्रैवल प्लान है उसके अंदर आप मेंशन कर सकते हो कि हाँ जी हम इसको इजाज़त देते हैं कि इसके अंदर दौरान ये जाके अपनी जॉब वगैरह सर्च कर सकता है। अब उसके बाद आ जाता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। किसी भी कंट्री से आप जब वीज़ा अप्लाई कर रहे हो 6 मंथ से ज़्यादा का आपने वहाँ पे टाइम गुजार दिया हुआ है, मिसाल के तौर पे मैं क्योंकि मलेशिया का से अप्लाई कर रहा हूँ ना, तो आप चाहे दुबई से कर रहे हो, सऊदीया से कर रहे हो, जिस भी कंट्री से कर रहे हो कोई मसला नहीं है। अब मैं मलेशिया की एग्जांपल दे देता हूँ। मलेशिया में आपने 6 मंथ से ज़्यादा का टाइम स्पेंड कर लिया हुआ है, अब मलेशिया से आपने ये वीज़ा अप्लाई करना है, तो मलेशिया का गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट चाहिए। इसको गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट भी कहते हैं, पीसीसी भी कहते हैं, पुलिस क्लीनर सर्टिफिकेट, क्राइम क्लीनर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, कुछ भी आप कह लो, ये सारे एक ही डॉक्यूमेंट होते हैं, वो आपने साथ लगाना है। और उसके अलावा ये बैंक स्टेटमेंट। अच्छा पहली मैं बात क्लियर कर दूं कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसको बाहर से टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट होगा सिर्फ मलेशिया से ही आप टेस्ट करा सकते हो। मगर जो मलेशिया का डॉक्यूमेंट है ना पीसीसी, वो आजकल वो ऑलरेडी उसके साथ आ रहा है बारकोड के साथ, उसको टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। मगर फिर भी अगर आप चाहते हो तो आप उसको मलेशिया फॉरेन अफेयर पुतरा ऐसे टेस्ट करा सकते हो। अब उसके बाद आ जाता है जी बैंक स्टेटमेंट।
आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है लास्ट 6 मंथ की लगाइएगा। मेरे एक दोस्त ने लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगाई थी, मगर उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगाइएगा, स्टेटमेंट को अटेस्ट करा लीजिएगा, ये एंडोर्समेंट या अटेस्टेशन करवा लीजिएगा बैंक से। और उसका एक और चीज़ मैं बताऊं कि इसके अंदर कुछ ज़्यादा इस तरह की टेंशन वाली बात नहीं है कि जी आपकी कंपनी ही पैसे बीच में डाले, या आपने आप खुद भी डाल सकते हो, कोई मसला नहीं। मतलब कि इस तरह की कोई शर्त नहीं है कि आपकी कंपनी ही पैसे बीच में डाले। जिस तरह शेंगन वीज़ा के लिए आप अप्लाई करते हो, विजिट वीज़ा के लिए, तो आप कहते हो यार कंपनी ही पैसे बीच में डाले तो फिर ही आप हमारे वीज़ा लगने के चांसेस हैं। अगर आप खुद डालते हो तो चांसेस नहीं है, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, तीसरी बात ये है, हाँ इसमें यह है कि यार कोशिश कीजिएगा 2 नंबर स्टेटमेंट है ना लगाइएगा, क्योंकि ये अगर आपका लंबा कर दिया ना उन्होंने प्रोसेस, तो हो सकता है वो कहेंगे कि आप इस तरह करो कि अब फिर स्टेटमेंट दो। यानी कि आफ्टर 6 मंथ अगर आपको वो कांटेक्ट करते हैं और वो कहते हैं बाकी जी पुराने 3 मंथ की या 6 मंथ की स्टेटमेंट मजीद सेंड करो, इस तरह भी मांग लेते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा ओरिजिनल स्टेटमेंट लगाइएगा, और जब तक वीज़ा मिल नहीं जाता कोशिश कीजिएगा पैसे ना निकालिएगा। अब तीसरी बात ये है जी, अगर आपका शादी हुई है या फिर अगर आपकी शादी नहीं हुई तो शादी हुई है तो मैरिज के लिए मैरिज सर्टिफिकेट लगा लीजिएगा, और मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसे एमआरसी भी कहते हैं। और अगर शादी नहीं हुई तो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या एफआरसी, इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हो। ये एक अच्छी चीज़ होती है कि अगर आप कहते हो कि हाँ मैं शादीशुदी हुई है या मैं फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हाँ बंदा एक ज़िम्मेदार बंदा है। इनविटेशन लेटर है, अगर पॉसिबल है, अगर आपकी किसी किस्म का इनविटेशन मिल रहा है पुर्तगाल से, कोई बंदा दे रहा है या कंपनी दे रही है या एनजीओ दे रही है या ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी दे रही है, जिस तरह का भी आपको लेटर मिल रहा है वो लेटर की डिटेल आप दे सकते हैं। जैसा कि फॉर्म फिल करते वक्त भी मैंने बताया कि उसके अंदर भी नेक्स्ट आप वीडियो देखोगे ना, तो जिसके अंदर फॉर्म फिलिंग के अंदर भी बताया कि वो उसकी डिटेल दे सकते हो आपके, आपको इन्विटेशन कौन दे रहा है उसकी आपने डिटेल देनी है। अगर वो नहीं है, इनविटेशन नहीं है किसी कंपनी की तरफ से, बंदे की तरफ से या किसी की तरफ से भी नहीं है, तो फिर भी टेंशन ना लें। हमने जो वीज़ा अप्लाई किया था इसमें हमने बिल्कुल इनविटेशन नहीं था दिया, उसके बगैर भी उनको वीज़ा मिल गया था। अच्छा, अब ये आईईएफपी लेटर, इसको जो अच्छा तरीका है वो तो ये है कि आईईएफपी लेटर को उसको उस वक्त अप्लाई करना चाहिए जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए, क्योंकि इसकी एक्सपायरी डेट 3 मंथ होती है। मगर एक गुड न्यूज़ ये भी है कि 3 मंथ के बाद फ़ौरन आप अप्लाई करोगे फ़ौरन मिल जाता है। इसलिए इसको अप्लाई कर लीजिएगा। आपका जब वीज़ा आपने वीज़ा फॉर्म फिल कर रहे हो ऑनलाइन, तो उसके अंदर भी आईईएफपी लेटर को आप अपलोड कर सकते हो। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, इसको भी साथ लेके जाइएगा और इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको लेना कैसे है मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आईईएफपी लेटर को किस तरह आपने लेना है। उसी तरह आप फ्री में इसको ले सकते हो, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब उसके बाद है जी वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा रिलेटेड स्पेसिफिक कंट्री, आप जिस कंट्री में काम कर रहे हो उस कंट्री का आपके पास कोई वर्क वीज़ा होगा, वहाँ पे रहने का कोई स्टूडेंट वीज़ा होगा, वहाँ पे रहने का कोई भी आपके पास लॉन्ग टर्म वीज़ा है, उस वीज़े को आप साथ लेके जाओगे। हाँ, जो मलेशिया में रहने वाले लोग हैं ना, उनके लिए मैं बता दूँ, उनके लिए आजकल ई वीज़ा चल रहा है, तो ई वीज़े के ऊपर भी पुर्तगाल आपको स्टिकर वीज़ा दे देगा, कोई मसला नहीं है। यानी कि जॉब सीकर वीज़ा मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है अगर मलेशिया का आपके पास ई वीज़ा भी है तो। बस उसको क्या करना है, उसको नोटरी पब्लिक से पहले अटेस्ट करा लेना है, फिर उसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट कराना है, फिर उसकी कॉपी साथ ले जानी है और उनको ओरिजिनल भी दिखा देना है और कॉपी उनको दे देनी है। और यही काम आपने करना है कि जब आपने क्राइम क्लीनर सर्टिफिकेट या पुलिस क्लीनर सर्टिफिकेट जो है मलेशिया का या किसी भी कंट्री का आपने लेके जाना है, ओरिजिनल दिखा दीजिएगा उनको, मगर साथ उनको कॉपी भी ले रहिएगा और कॉपी उनको दीजिएगा। उसका बेनिफिट ये होगा, ओरिजिनल आपका फिर भी इस्तेमाल हो जाएगा किसी और कंट्री के लिए भी। और यहाँ पे आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जिन लोगों के पास मलेशिया का वर्क परमिट है ई वाला, यानी कि ई वर्क परमिट है या ई वीज़ा है जो लॉन्ग टर्म वीज़ा है उसको, या स्टूडेंट ई वीज़ा है लॉन्ग टर्म वीज़ा है, तो उसको आपने स्टैंप करवानी पड़ेगी। आपको पहले मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, पहले नोटरी पब्लिक से स्टैंप करानी पड़ेगी, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से स्टैंप करानी पड़ेगी। इसका प्रॉपर मैंने तरीकाकार अपलोड किया हुआ है, इसकी प्रॉपर गाइड से रिलेटेड मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना के अपलोड की हुई है। उस वीडियो का भी मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। मगर फिर भी अगर किसी को हेल्प चाहिए इस मामले में, अगर कोई दूर रहता है और किसी किस्म की हेल्प चाहिए, तो मेरा ऑलरेडी व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ बताऊं कि जो अपने होम टाउन कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा पाकिस्तान या इंडिया में है और इंडिया में ही रहता है और वहाँ से अप्लाई कर रहा है, तो फिर उनको ये डॉक्यूमेंट जो है वर्क वीज़ा वगैरह की ज़रूरत नहीं है, मगर ये आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वगैरह साथ दे सकते हो, ये एक प्लस पॉइंट है। अच्छा, अटेस्टेड या अपोजिटाइल डिग्री
ये अपोस्टाइल जो एक सिस्टम है आजकल चल रहा है, उसके अंदर ये होता है कि आपकी एक तो ये अटेस्टेशन होती है आपकी डिग्री की या सर्टिफिकेट की अटेस्टेशन होती है मलेशिया फॉरेन अफेयर से। आजकल क्राइम क्लीनर सर्टिफिकेट और ये जो सर्टिफिकेट है यार, किसी भी चीज़ के लिए आजकल यही सिस्टम चल रहा है, अपोस्टाइल करवाना पड़ रहा है। मैं उसकी तरतीब में बता देता हूँ। आपकी जो डिग्रियाँ हैं ना, आपकी जो पाकिस्तान से डिग्रियाँ हैं, उनको आपने अटेस्ट कराना है, अपोस्टाइल भी करवाना है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आपने चेक करना है कि हाँ किन कंट्री के लिए अपोस्टाइल की ज़रूरत है, किन कंट्री के लिए अपोस्टाइल ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप मलेशिया में आप सबमिट कर रहे हो डॉक्यूमेंट, तो मलेशिया में और थाईलैंड के अंदर आप सबमिट कर रहे हो, यानी कि थाईलैंड के अंदर पुर्तगाल की एम्बेसी मौजूद है, तो उसके लिए वो अपोस्टाइल रिक्वायर्ड नहीं करते। आप देखो कि आपका डॉक्यूमेंट कहाँ से है। अगर डॉक्यूमेंट आपका पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान अपोस्टल कंट्री में आता है। अगर अपोस्टल कंट्री में आता है तो वो अपोस्टल कराना पड़ेगा आपको डॉक्यूमेंट। मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ कि अपोस्टल कंट्री को कैसे चेक करना है। थोड़ा आगे जाके मैं अपोस्टल भी बता देता हूँ। ये है जो डिटेल ऑफ साइड इनकम। अगर आपके पास मलेशिया या किसी और कंट्री में या किसी भी किस्म का ऑनलाइन बिजनेस है या कोई भी बिजनेस है ना एक्स्ट्रा कर रहे हो, उसकी भी आप डिटेल और बैंक स्टेटमेंट वगैरह साथ देना और कवर लेटर के अंदर मेंशन करना मैं ये भी काम कर रहा हूँ। वो एक प्लस पॉइंट होता है। ये हमारा मलेशिया में ये चीज़, अगर आप काम कर रहे हो वर्क वीज़ा पे, तो वो इस चीज़ को जो अलाउ नहीं करते कि भाई आप कोई और काम करो। मगर ये जो यूरोपियन कंट्री होते हैं, ये इनके लिए तो एक प्लस पॉइंट है कि यार ये बंदा जीनियस है, ये साथ ये भी काम कर रहा है, तो आप उसकी भी स्टेटमेंट और उसकी भी डिटेल दे सकते हो कि भाई ये मैं साथ ये भी काम कर रहा हूँ। तो ये एक अच्छी चीज़ है, तो इस चीज़ को आप घबराना नहीं है। तो वीडियो हो रही है लंबी, तो जल्दी से मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। अब हमने चेक करना है कि अपोस्टाइल कंट्री लिस्ट है, यानी कि वो कंट्रीज़ जो अपोस्टाइल के ज़ुमरे में आते हैं या अपोस्टाइल में आते हैं। तो आपने गूगल पे जाके जस्ट ये लिख देना अपोस्टाइल कंट्रीज लिस्ट। तो नीचे आ जाओ, तो यहाँ पे आके ये वेबसाइट इसको ओपन कर लो। इस वेबसाइट को ओपन कर लो। जैसे इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी पोस्टल कंट्रीज़ की। ये देखो वो कंट्रीज़ जो पोस्टल में आते हैं, जैसे पाकिस्तान भी है। अगर पाकिस्तान का कोई डॉक्यूमेंट पहले ये नहीं था मगर अब आ गया है। अब ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का अगर पीसीसी आपने लेना है तो उसको पोस्टल कराना पड़ेगा, ये चीज़ है। तो अभी यहाँ पे आ गया थाईलैंड और मलेशिया, वो मैं चेक कर देता हूँ। वो नहीं होगा यकीनन यहाँ पे। ये देखो ज़रा, ये ये देखें जी, मलेशिया यहाँ पे नहीं है। तो अब थाईलैंड की बारी है, और थाईलैंड भी इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब है थाईलैंड और मलेशिया से जो आपने डॉक्यूमेंट लेने हैं उसको पोस्टल कराने की ज़रूरत नहीं है। तो जो जो कंट्रीज इसके अंदर हैं पोस्टल वाले, उनको उन डॉक्यूमेंट को आपको पोस्टल के ऑफिस जाके पोस्टल कराना पड़ेगा। अब इसकी मज़ीद इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब पोस्टल किस तरह कराना है, टेस्ट कैसे करवाने हैं आपने अपने डॉक्यूमेंट, मैं प्रॉपर पाकिस्तान जाके आपको इसकी डिटेल भी सेंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी है या आपको लगेगा कि मेरा कंटेंट अच्छा है या मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।